हेलो एवरीवन। इंडेक्स नंबर में हमने सेक्शन ए, बी एंड सी कंप्लीट किया है, उसका रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेक्शन डी का रिवीजन करेंगे। सेक्शन डी है जो 3 मार्क्स में आता है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फिक्स्ड बेस मेथड। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड मतलब आपको पता है कि फिक्स बेस मेथड क्या है, कि जो जिसका बेस फिक्स होता है और सभी ईयर हम वही बेस लेते हैं, तो वो फिक्स ईयर। उसके मेरिट्स हैं, द बेस ईयर इज कांस्टेंट। बेस ईयर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कंपेरिजन। एज द बेस ईयर रिमेन्स कांस्टेंट, uniformity is maintained and comparison of the relative changes in the values are values of variable. This method is useful to compare the long-term changes in the value of the variable. It is easy to understand and simple to compute. Easy है और simple to compute है। उसका limitation देखें तो with change in time, the taste, habits and fashion of consumers also change. The items by consumers will be changed. In these methods, the item which are not much usage cannot be removed and now items of usage cannot be considered. फैशन चेंज होती है, टेस्ट चेंज होता है, लोगों की हैबिट्स चेंज होती है, तो उससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। तो बेस फिक्स हर साल हम रखते हैं, तो कभी कभी बहुत डिस्टेंस भी आ जाता है, तो फैशन है, टेस्ट है, वो सब चेंज हो जाता है। It is not always possible to have a standard year with normal condition as the base year. So the selection of base year is difficult. हमने पहले ही बात की थी कि बेस ईयर है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, तो वो भी कंसिडर करना कभी कभी पॉसिबल नहीं रहता है। इफ़ द बेस ईयर इज़ नॉट सिलेक्टेड appropriately, the reliability of the index number reduce. बेस ईयर ठीक से हमने कंसिडर नहीं किया है, तो उसकी रिलायबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। इट इज़ नॉट सुटेबल टू कंपेयर शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये भी सुटेबल नहीं है शॉर्ट टर्म चेंजेस उसको कंपेयर करना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक नेसेसरी चेंज इन डिटरमाइनिंग वेट्स ऑफ द आइटम्स ड्यू टू चेंज इन क्वालिटी ऑफ आइटम। In the base year, it is the year very remote past. Comparison of relative changes in the value of variable cannot be considered appropriate. तो हमने बेस ईयर और हमने फिक्स बेस मेथड के लिमिटेशंस और मेरिट्स देखे। अब हम सेकंड क्वेश्चन है जिसमें चेन बेस मेथड के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस है। तो चेन बेस मेथड क्या है कि जिसमें बेस चेंज होता है हर साल, तो उसका मेरिट है, इन दिस मेथड द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग द बेस ईयर डज नॉट अराइज। उसमें प्रॉब्लम ही नहीं अराइज होता है, क्योंकि हर साल जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। इन दिस मेथड एट एनी गिवन टाइम द प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज द बेस ईयर, वो तो हमको पता है। एज द कंपेरिजन इज बीइंग डन विद द प्रीसीडिंग ईयर, न्यू आइटम कैन बी इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड चॉइस ऑफ द कस्टमर्स, and it is possible to remove the item not in use. As the value of variable in the current period is compared with the value of recent past, this method is useful in the fields of economics, trade and commerce. Recent past मतलब कि 2016 लिया है, तो उससे पहले 2015 बेस ईयर होगा, सो रिसेंट पास्ट से ही कनेक्टेड है, इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम अराइज होती ही नहीं है। The index number of production and sales obtained by this method are mainly free from seasonal and cyclic fluctuations. जो भी fluctuations है उससे भी वो दूर होता है। Short term changes in the prices and production of commodities can be compared by the index number obtained by this method. अब उसके limitations देखें तो this method is not very convenient for long term comparison. If there is an error in calculation of index number by this method, then the effort of error continues in interpretation of the index number of succeeding year. There is no uniformity in comparison of the index number. एक बात ध्यान रखना कि फिक्स बेस के जो मेरिट्स होंगे वो चेन ईयर के डीमेरिट्स होंगे, और फिक्स बेस की जो लिमिटेशंस होगी वो चेन बेस के मेरिट्स होंगे।
तो ये आपको आसानी से याद रह सकता है। इफ़ द इंफॉर्मेशन फॉर अ ईयर इज़ नॉट अवेलेबल देन द इंडेक्स नंबर फॉर द नेक्स्ट ईयर कैन नॉट बी ऑब्टेन। एक ईयर की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो हम दूसरे ईयर का कुछ ढूंढ नहीं सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस एंड चेन बेस। तो फर्स्ट है द ईयर विथ नॉर्मल इवेंट्स इज टेकन एज बेस ईयर। नॉर्मल ईयर का नॉर्मल इवेंट वाला ईयर हम बेस ईयर लेते हैं। द ईयर प्रिसीडिंग द करंट ईयर फॉर द विच इंडेक्स इज टू बी ऑब्टेन इज टेकन एज बेस ईयर। सेकेंड है द बेस ईयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बेस ईयर कॉन्स्टेंट रहता है। कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन पीरियड। द बेस ईयर कीप्स ऑन चेंजिंग। ये चेन बेस में चेंज होता है। सिंस द बेस ईयर इज फिक्स्ड यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन। जो बेस ईयर है वो फिक्स होता है इसलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। सिंस द बेस ईयर इज नॉट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन। यहाँ पे चेंज नहीं होता है तो यूनिफॉर्मिटी चेंज नहीं होती है। फोर्थ है इन दिस मेथड न्यू आइटम्स इज in demand cannot be included and old items of out of use having no preference cannot be removed। कभी कभी क्या होता है कि जो आइटम डिमांड में है वो उसमें आती नहीं है और जो आइटम पुरानी है वो डिमांड में नहीं है वो रखनी पड़ती है। दिस मेथड परमिट्स इंक्लूजन ऑफ आइटम डिमांड एंड एक्सक्लूजन ऑफ नॉट आइटम यूज और हैविंग नो प्रेफरेंस। और इसमें एक बेनिफिट रहता है कि जो डिमांड में है वो रहता है, जो डिमांड में है वो निकल जाता है। फिफ्थ है द वर्क ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर इज डिफिकल्ट। बेस ईयर सिलेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्टिंग बेस ईयर डज नॉट अराइज। इसमें तो कुछ अराइज ही नहीं होता है क्योंकि जो लास्ट ईयर है वही बेस ईयर है। द बेस ईयर इज टू बी चेंज विथ लैप्स ऑफ टाइम। नो सच प्रॉब्लम अराइज। इसमें कुछ होता नहीं है। दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसमें लॉन्ग टर्म चेंजेस में काम आता है और इसमें दिस मेथड इज़ यूजफुल ओनली फॉर कंपेयरिंग शॉर्ट टर्म चेंजेस। ये शॉर्ट टर्म चेंजेस के लिए ही काम करता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द ईजी कंप्यूटेशन। ईजी कंप्यूटेशन के लिए अच्छा रहता है। इन दिस मेथड इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इन 1 ईयर देन द मिस्टेक कैरिड। आपने सम में भी देखा होगा कि आपकी एक ईयर में चेन बेस में मिस्टेक हो गई है तो पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो पूरी चेन ही खराब हो जाती है उसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट द यूजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। द यूजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के यूजेस लिखने हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर प्रोवाइड्स द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। It is helpful to decide wages, dearness allowance, bonus, as well as to suggest changes in other allowance to be paid to the class of people. ये uses है. It provides the guidance to the government for deciding which items control should be levied on and which items should be kept free. ये government को भी guidance देता है. It helps the government in devising the taxation policy. If the tax is levied on any item then this index number enables the government to infer about the possible impact on the standard of living of the different class of people. It is used to measure the changes in purchasing power of money and to know the real earning ability of the earning person. अर्निंग पर्सन की रियल अर्निंग भी उससे हमको पता चलती है. इट इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस टू डिटरमाइन अबाउट द टाइप ऑफ फैसिलिटीज एंड इंसेंटिव्स इज टू बी गिवन टू द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये उसके लिए भी काम करता है. अब उसके लिमिटेशंस क्या है? तो द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग नंबर है कि वन कॉमन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी. एक कॉमन इंडेक्स नंबर सभी के लिए पॉसिबल नहीं रहता है. इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज परसेंटेज चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द एक्सपेंडिचर ऑफ अ क्लास. Hence, it fails to study the changes in cost of living expenditure of the individual.
Separate cost of living index numbers are to be constructed according to different type of class of the people in various regions. फोर्थ है कि द इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेम क्लास ऑफ पीपल ऑफ अदर रीजन. वो एक सर्टेन कास्ट के लिए जो अप्लाई किया है तो वो सब के लिए पॉसिबल नहीं रहता है. द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेम क्लास ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फैमिली. साइज ऑफ फैमिली मैटर करता है, स्टाइल ऑफ लिविंग, हॉबीज, हैबिट. Hence, average family cannot be considered as a standard family. Average family है वो standard family हम consider नहीं कर सकते हैं. In the calculation of the assumption that the expenditure of base year remains constant taken into account, that is not proper. इसमें क्या assumption किया जाता है कि the expenditure है वो constant रहता है, तो वो possible नहीं है, वो proper नहीं है. Because the percentage of time, choice of people, their hobbies, habits are changed. Hence, at the regular interval of time, with the help of family budget inquiry, it is necessary changes should be made. The people of the same class may have different level of consumption for item. Hence, the problem arises assigning the weights or to different item. तो जो weights decide करने हैं उसमें भी problem हो सकती है. तो हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के यूजेस भी देखे और लिमिटेशंस भी देखे. हम आगे सम में जाए तो सम है कि द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमोंग द 5 फिल आइटम्स इंक्रीज बाय 50, 90 and 110 in the year 2015 as compared to base year 2014. The prices of other 2 items are decreased by 5% and 2% respectively. If the ratio of importance of these 5 items is 5, 4, 3, 2, 1, find the index number of fuel prices for the year 2015. अभी क्या है यहाँ पे आइटम्स दी गई है ABCD, हम एज्यूम करेंगे आइटम है ABCDE. अब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का एक टेबल बनाएंगे. तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं तो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं तो 50, 90 and 110. तो यहाँ पे लिखना है प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे 2 में डिक्रीज हुआ है तो -5, -2. अब कहाँ किससे बेस ईयर से कंपेयर करके इतने बड़े हैं और इतने कम हुए हैं. तो बेस ईयर हमारा 100 होता है उसका इंडेक्स नंबर, तो 100 + 50 बस वही करना है. जो भी आंसर आता है हमारे पास वेट्स भी है क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया है, इम्पोर्टेंस लिखा होता है उसका मतलब है वेट्स. और हमारे पास आई है, हमारे पास डब्ल्यू है, तो IW फाइंड करना है. तो हमारे पास सिग्मा IW एंड सिग्मा W मिल जाएगा. फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का IW / W. तो ये हमारा फॉर्मूला से हमको इंडेक्स नंबर का आंसर मिल जाएगा. ये बहुत ही ईजी. हाँ, उसके बाद है फाइंड द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एवरेज एनुअल इनकम ऑफ वर्कर्स ऑफ द कंपनी. और बोला है कि बेस ईयर कौन सा लेना है, 2008 लेना है. तो बेस ईयर हमको 2008 लेना है. तो हमको सिर्फ क्या करना है, ईयर दिए गए हैं, इनकम दी गई है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है हमारे पास और बेस ईयर की इनकम है 36. तो हमको बेस ईयर 36 लेना है. तो सभी का बेस निकलेगा 36 और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना रहता है. नेक्स्ट सम है द इंडेक्स नंबर ऑफ एवरेज क्लोजिंग प्राइस फॉर शेयर्स ऑफ अ सर्टेन कंपनी डिफरेंट मंथ्स विद द बेस ईयर 2000 बेस January 2014 आर एज फॉलोज. फाइंड द चेन बेस मेथड. यहाँ पे चेन बेस मेथड तो हमारे पास मंथ है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है, तो उसको हमको कन्वर्ट करना है चेन बेस में से फिक्स बेस में, नहीं फिक्स बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, चेन बेस का फॉर्मूला डालना है. फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस में इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100. तो बस यहाँ पे 100, यहाँ पे हमको चेंज करनी है. जो भी मिलता है वो यहाँ से चेंज करना है. ठीक है, फिक्स बेस में से चेंज करना है. तो ऑफ करंट ईयर है 104 और उसके बाद प्रीसीडिंग ईयर का 100. यहाँ पे 105, उसके प्रीसीडिंग का 104. बस वही हमको चेन बेस में करना है. अब नेक्स्ट है फाइंड द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द चेन बेस.
यहाँ पे आगे था फिक्स में से चेन बेस में करना था, अब यहाँ पे चेन बेस में से फिक्स बेस में करना है। तो उसका फॉर्मूला है कि करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स नंबर इंटू प्रीसीडिंग ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 100। ईयर है, चेन बेस इंडेक्स नंबर्स दिए हैं, बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला आपको याद रखने हैं सब। उसके बाद है फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो चेन बेस तो हमको पता ही है कैसे करना है। यहाँ पे प्राइस दी गई है प्रीसीडिंग ईयर का ये, फिर जो भी चेंज होता है, यहाँ पे 48 तो 48 इधर आएगा, 55 तो 55 इधर आएगा, 70 तो 70, यहाँ पे 60 तो 60 इधर आएगा। ठीक है, चेन बेस में हमको प्राइस अगले ईयर की लेनी है और ईजीएस्ट तरीके से सम करना है। चेन बेस तो बहुत ही ज़्यादा इजी और फिक्स बेस के सम भी इजी ही रहते हैं। 12th सम है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015 रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड वेट्स ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो हमारे पास ग्रुप है, इंडेक्स नंबर भी दिए गए हैं, वेट भी दिए गए हैं, हमारे पास आई भी है, डब्ल्यू है, सिर्फ आई डब्ल्यू फाइंड करना है और वहाँ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। ऐसे भी सम होंगे कि बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे, लेकिन आपको सिर्फ कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करना है। 13th सम है इफ़ P1 Q0 जेम सिग्मा P0 Q0 इक्वल्स टू 5:3 एंड sigma P1 Q1 is to sigma P0 Q1 equals to 3:2. Compute the last pairs and Parsh's and Fisher's index number. तो हमारे पास P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 है 5/3, P1 Q1 एंड P0 Q1 है 3/2। तो हमको क्या करना है कि फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। IL का फॉर्मूला ये है, तो IL का हमारे पास रेशियो है इंटू 100, तो जो भी आंसर आएगा वो होगा। पाशे का हमारे पास रेशियो है, तो हमारे पास का इंडेक्स नंबर 150 मिला। और फिर क्या है, फिशर का फॉर्मूला है हमारे पास IF इक्वल टू IL इंटू IP। तो बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने हैं और ईजीएस्ट तरीके से सम करना है। लास्ट सम है इफ द रेशियो ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पाशेस इंडेक्स नंबर इज 4:5 एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 150, फाइंड पाशेस इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे रेशियोज दिए गए हैं, हमारे पास फिशर का है और हमको पाशे का फाइंड करना है। तो अगले सम में हमने जो किया उसी तरीके से पहले हम करेंगे। लास्ट पेयर और पाशे का हमारे पास है, तो लास्ट पेयर और पाशे का रेशियो ले लेंगे। लास्ट पेयर इक्वल्स टू 4:5 इंटू P। तो हमारे पास IF है हमारे पास 150 एंड पाशे का हमारे पास रेशियो है 4:5 इंटू IP। तो 150 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/5 IP। तो 150 का स्क्वायर करना है इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू IP स्क्वायर। IP स्क्वायर का आंसर होगा ये, इसका हमको अंडर रूट करना है, तो आंसर मिलेगा 167.71। ये हमारा आंसर होगा। सो आज हमने जो टेक्स्ट बुक में सेक्शन D था वो कंप्लीट कर लिया है। आपको सेल्फ प्रैक्टिस में भी सम्स मिलेंगे, लेकिन मेरी एक एडवाइस है कि आप लोग सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न करो। फॉर्मूला आपने सब लिखे हैं, मैंने बुक में चेक किए हैं, लेकिन एक बार सब फॉर्मूलाज लर्न कर लो तो आपको इजी रहेगा सम करने के लिए। वरना आप ढूंढोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा। ऐसा नहीं करना है, पहले फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और उसके बाद सम्स करने हैं। थैंक यू।